आज नए टॉपिक बताएंगे द्विपद में किसी घात के लिए। बाइनोमियल थ्योरम एक टॉपिक नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होती है। बड़े इजी ढंग से आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, चौथा मूल, कोई भी मूल कुछ भी करना हो बड़े आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जल्दी क्वेश्चन, नीट के इंजीनियरिंग क्वेश्चन जल्दी हल करने की विधि है और ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। जरा इसका यूज करिए और आप हल करना सीखिए। तो द्विपद में किसी घात के लिए बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, किसी घात के लिए। जरा ये जानने की आवश्यकता नहीं। जैसे फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल को बेटा कहीं कहीं पर एल ऐसे लिखें, ऐसे लिख करके 2 लिख करके ऐसे लिख देते हैं। इसको पढ़ते क्या, इतने को क्या पढ़ते हैं, इतना इज रीड एज फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। हिंदी में इसमें फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसका अर्थ जैसे कहीं लिखा एन और ऐसे लिख दिया, इसका अर्थ एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, तब तक 3 2 और 1। जैसे कहीं लिखा फैक्टोरियल 3, इसका मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। इसी प्रकार आप और भी सीख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 समझ गए बढ़िया से, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 की बाद 24। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना आएगा, 24 आएगा। इस प्रकार इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। अच्छा तो जब तक आप जैसे जहां तक जिसको भी हल करना है फैक्टोरियल 4 तब तक लिखो जब तक कि 1 ना आ जाए। 1 आ जाएगा रुक जाएंगे हम लोग। अब इसका यूज देखिए, जबरदस्त उपयोग क्या है नीट में, जरा देखते हैं। अब ये फॉर्मूला हमने लिखा किसी घात के लिए, कोई भी घात n का मान देखो धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, धनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव, कुछ भी होगा नेगेटिव। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्नात्मक, समझ गए होंगे। 1/2, 1/4, 1/7 भिन्नात्मक फ्रैक्शन। किसी भी वैल्यू के लागू, लेकिन कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले के लगाने की, जो x होना चाहिए वो है बहुत छोटा होना चाहिए, कितने से, 1 से। यदि बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए ये तो विस्तार हो गया और हम x बहुत छोटा है, यदि कितने से छोटा, 1 से, तो क्या यूज करेंगे, सीधे 1 प्लस एक्स की पावर n, डायरेक्ट इसका यूज होगा 1 प्लस एन एक्स। हम इसी का यूज करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल तुरंत आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए, अच्छा n का मान प्लस माइनस कोई मतलब, जैसे यदि कहीं लिखा है दूसरा 1 प्लस एक्स की पावर यदि माइनस n लिखा है तो कोई बात नहीं, तो आएगा 1 माइनस एन। कहीं कहीं लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर n, माइनस कुछ ही मानिए, तो आएगा 1 माइनस एन। ये आपका कब के लिए लागू है, जब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत छोटी होना चाहिए 1 से। तो आप तुरंत इसका यूज कर सकते। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तुरंत आपके सामने एग्जाम्पल देखिए। सपोज करो आपको 998 का, ये सपोज करो 99 का वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो आपको बेटा वर्गमूल निकालना है 99 का, कहने का स्क्वायर रूट ऑफ 99। क्वेश्चन आपको मिलेगा ये, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। देखिए जरा, तो यहाँ देखिए क्या तरीके से 99 को ऐसा लिखिए, इसका स्क्वायर किसी का तो 99 माइनस 1 लिख सकते हैं, पावर 1/2। जो बड़ी नंबर्स को बाहर निकाल लीजिए, तो 100 बाहर निकलेगा, तो 100 का चूंकि वर्गमूल है इसे सीधे हम 10 लिख दे रहे हैं और ये आएगा 1 माइनस 1/100 की पावर 1/2। आप समझ गए। देखिए ये नंबर क्या है, 1/100 है, यह 1 से छोटा है, इसे इसका अंदर क्या होगा बेटा, गुणा हो जाए, तो 1/2 इंटू 1/100। अब इसको देखिए 100 इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 100, या इसको सिंपलीफाई करिए 1 माइनस, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 0.005 आना चाहिए। आप देखेंगे ध्यान से, 2 का डिवाइड करेंगे, देखिए ऐसे हल कर लीजिएगा, 0.5 आएगा और 0.20 यहाँ पर 2 स्थान क्या होगा,
डेसिमल 2 स्थान बाएं साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 स्थान होगा तो आपका 0 जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 इसको हल करें कितना है बेटा 0.995 लिखा है, यहां से जाता आप जानते हैं। देखो यहां से लिखा जाता है 10 में से 5 के 5 यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पर आपका 0 है तो यहाँ के तो 99 इतना ही बचेगा। और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना आएगा 99 के स्क्वायर रूट सीधे निकल गया 9.95। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप सपोज करो कि पहले एग्जाम्पल, इसी प्रकार हम आपको दूसरे एग्जाम्पल बताते हैं। ये तो पहला था, दूसरा भी देखिए। सपोज करो आपको 997 का घनमूल निकालना। अब देखिए वैसे घनमूल निकाले, स्क्वायर रूट हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं फाइंड क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। तो पहले में दिया है एग्जाम्पल में, सपोज करो 997। अब आप समझ गए होंगे घनमूल तो जल्दी निकलता नहीं, सभी बच्चे जानते हैं घनमूल नहीं निकलता, लेकिन बेट का इंजीनियरिंग में हर जगह घनमूल भी निकालना पड़ता है। निकालते कैसे? बस घनमूल निकालने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले कोई ऐसी संख्या चुनिए कि जिसका क्यूब करने के बाद आप इस नंबर के आसपास पहुंच जाए। किसके पास है? तो आप साफ साफ दिखाई दे रही, ये है कितना है 1000 के बाद। तो 1000 माइनस कितना कर दो बेटा 3 कर दो। क्या सॉल्व करने में बेटा वही आ रहा, देख लीजिए। अब 1000 को बहा दो, इसका घनमूल तो साफ साफ दिखाई दे रहा हमें। 10 आएगा 1 माइनस 3 बटे 1000 और ए नंबर का देखिए फॉर्मूला लग चुका, देखिए जरा 110 यहाँ रहेगा। इसके बाद देखो बेटा 1 माइनस 1/3 यहाँ लिख दीजिए 1/3 इंटू 3 अपॉन 1000। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 माइनस पॉइंट कितने जीरो है 3 जीरो, सीधे सीधे आंसर 001। 3 से 3 कट गया, जितना जीरो है यहाँ से दशमलव गिनकर शुरू करें और यहाँ से चले जाए। भाई कभी भाग दिया तो एक कक्षा छोटी क्लास से समझ भाग दिया करो बेटा। 100 का भाग आपको 1 में देना, तो इसका मतलब ऐसे भी हम आपको समझिए ये दिया है। इसको यदि हम 1.00 बटे कुछ भी लिखिए 100 लिखे कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसमें ये देखा जाता है कि कितना जीरो है, तो इसको कितना जीरो है 2 जीरो है। यही जीरो बाएं साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से 2 स्थान जाएगा तो हम इसको 0.01 लिख सकते हैं। जरा देखिए तो यहाँ डेसिमल था, ये डेसिमल 2 स्थान क्या खिसकेगा बाएं खिसकेगा। इसी प्रकार यदि यहाँ ढेर सारी जीरो दिया है और आपको कहेगा आंसर कितना होगा, तो कुछ है नहीं बेटा डेसिमल यहाँ मानो कितने स्थान खिसकेगा 1 2 3 4 4 स्थान बाएं खिसका हो तो 1 2 3 देखो चेक करो 1 2 3 4 ये आपका आंसर हो गया। इससे आपका टाइम बचेगा। ये नहीं कक्षा 2 जैसा भाग देना शुरू कर दिए, बहुत बच्चे ऐसे भाग देते हैं छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में भी देते हैं 2.5 में भाग देना है तो भाग देना शुरू कर देंगे। ये सब गलत तरीका है, ऐसे नहीं कि नीट में ऐसे नहीं किया तो इससे टाइम लॉस होता है आपका, इससे आप बचिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना है बेटा 100। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना आता कितना आएगा 999 यही आएगा। मल्टीप्लाई करिए तो कितना बेटा 9.99। ये आपका घनमूल निकल चुका, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप नीट में यूज करिएगा और इसका बहुत हमें उपयोग है। और देखिए मैं आपको फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में इस टॉपिक का उपयोग कहाँ है आपने पढ़ा होगा। उत्सर्जकता, किसी कृष्णिका की उत्सर्जकता, क्वेश्चन ऐसे भी है कृष्णिका की उत्सर्जकता, इमिसिविटी ऑफ किसी ब्लैक बॉडी की, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू सिग्मा और ये होता बेटा T0 प्लस डेल्टा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ऐसा क्वेश्चन था। अब जरा देखिए इसमें आपका डेल्टा T बहुत छोटा है, ये है T0 से, तो डेल्टा T को बाहर हल करना है इसको, तो डेल्टा T को बाहर निकालो पहले, तो सिग्मा T0 की पावर 4 यहाँ आएगा 1 माइनस डेल्टा T अपॉन T0 की पावर कितना बेटा 4 और यहाँ पर 1 बचेगा। कैलकुलेशन देखिए कितने फास्ट हो गया। इसको कॉमन निकालो, हमने बाहर कर T की पावर 4 बाहर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस प्लस से प्लस लगाइए 1 प्लस डेल्टा T अपॉन T0 की पावर 4 माइनस 1 आएगा। अब देखो बेटा डेल्टा T छोटा दिया है तुरंत गुणा हो जाएगा, कितना आंसर आएगा T0 की पावर 4 यहाँ होगा 1 प्लस 4 डेल्टा T अपॉन T0 माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आएगा आंसर 4 सिग्मा T0 की पावर 3 डेल्टा T। ये आपका था, ये आपका आंसर हो गया।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इजी ढंग से आपका हो गया। कहीं भी क्वेश्चन हो इसका यूज आप करिए, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए हम आपको आगे ले चलते तुरंत मैथमेटिकल टूल्स में। अब हम आपको बताते हैं लघु गुणक। क्या होता है? लॉगरिथम, लॉगारिथमिक, थोड़ा हिंदी में लिखते जाए, इसको कहते हैं लघु गुणक। अब लॉगरिथमिक क्या होता है? तो लॉग का यूज होगा तो इसमें कुछ हमें फॉर्मूले हैं जिनका यूज हमें हर जगह मिलता है, तो उनको मैं पहले बता दूं आपको। लॉग m इंटू एन, कुछ भी लिखिए, बेसिक m इंटू एन मानते हैं। जब कुछ ना हो तो बेस क्या मानते हैं? 10 मानते हैं। 10 बार बार नहीं लिखेंगे, तो लॉग m प्लस कितना लिखेंगे? लॉग n लिखा जाएगा। कोई भी बेस होगा जो हो लिख देंगे। और दूसरा फॉर्मूला है, इनका यूज बहुत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लॉग m बाई n, इसको लिखते हैं कितना होता है? लॉग m माइनस लॉग n लिखा जाएगा। बेस अभी हमने लिखा नहीं, बेस 10 हो सकता है, बेस e हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला जो यूज होता है लॉग m टू दी पावर n, इसको जो पावर घात होती है उसको बाहर निकाल लेंगे, आएगा n लॉग कितना m। ये बेसिक फॉर्मूले इसके। और एक हमें आवश्यकता पड़ती है लॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत कम किताबों में लिखा जाता है, वो है बेस हटाने का नियम। ठीक है, बेस कैसे परिवर्तित करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम आपको नीट में भी कर देंगे, और रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर है वहां पर भी इसका उपयोग है। बहुत लोग बता देते सीधे इतना होता ही लर्न कर लो बच्चों लोग, यहाँ लर्न इसका पूरा कॉन्सेप्ट जाने की आखिर आया कहाँ से, किस ढंग से होता है। जैसे देखिए लॉग कहीं लिखा है आपका, लॉग दिया है x, मान लीजिए कुछ भी मानिए, बेस कितना दिया, ये दिया रहेगा आपको 10 है, कहेगा इस लॉग को बेस ई में बदलो। किस बदलना है? बेस ई में। तो बहुत सिंपल होगा, कुछ है नहीं बेटा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने x लिख दिया, यहाँ पर कितना लिख दिया? 10 लिख देंगे, कुछ है थोड़ी, बस। अब किस में चाहिए, कौन सा बेस चाहिए? तो जरा देखो बेटा, कुछ है नहीं है, बहुत सिंपल। बेस आपको क्या चाहिए? बेस द ई चाहिए, ई लगा दो। जो ये बात चल रहा है, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दिया, जो नीचे उसको नीचे लिख दिया, जो बेस आपने मांगा हमने रख दिया, आपका आंसर। इसी प्रकार इसको देखो, और बेस हमें चाहिए log x बाई log y, log 100 10 जो भी हो। अब हमें सब log आपको ई में चाहिए तो ई में लिख चुके, यहाँ log चाहिए 5 होते हैं, 5 लिख देंगे। बहुत सिंपल है, जो भी बेस रखना चाहे आप इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कहाँ हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। जरा मैं याद दिलाता हूँ, जो बच्चे कक्षा 11 के होंगे, नीट और जेईई की तैयारी करने वाले होंगे, उनको आवश्यकता पड़ती लॉग दिया रहता है बेटा कितना? लॉग ई, यहाँ लिखा था v2 बाई v1। ठीक, आप जाइए थर्मोडायनेमिक्स में जाइए, ठीक, यहाँ लिखा कहेगा v2 का मान दिया 2v1। तो देखिए जरा बेटा, इसको थर्मोडायनेमिक्स ले चले आप, कौन सा समझिए, लॉग यहाँ ई है, यहाँ कितना बेटा? 2v1 बाई v2, तो v से v कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना? लॉग 2, बेस कितना ई। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो आपको देखिए मैं बता दूंगा, इसको लिखें कितना बेटा? log 2, नीचे कितना? log e। बेस किस में चाहिए आपको? 10 में चाहिए। अब देखो इसको पलटी मार के ऊपर कर सकते हैं, log 10 इंटू 2, और इंटू ए ऊपर जाए तो कितना होगा? ये बेस आधार आपस में बदल जाते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी वैल्यू बेटा आपको याद करना पड़ेगा, हमेशा याद रहती है बच्चों को, 0.010, और इसकी वैल्यू भी आपकी फिक्स होती है। ये वैल्यू होती है बेटा कितना? ये होती है 2.3026, 2.3026 होती है। ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करें तो जो भी है 0.693 आता है, ये आपका आंसर। तो हमें बताना था मैं बेटा इसको कि आप 10 में कैसे बदलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 में बदलना पड़ता है। इसका योग आपको रेडियो एक्टिविटी में मिलेगा, यही आपका ऊष्मागतिकी में मिलेगा, और दोष पर कम होता है उसमें भी इसी का यूज मिलता है। तो इनका कहाँ यूज है आप इसे देख लें, और उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। तो देखिए आगे कौन सा टॉपिक है, अब हम आपको डिस्कशन कराते हैं सारणी क्या है। ठीक, सारणी देखिए, सारणी। लेकिन सारणी के पहले हम आपको एक चीज और बताएंगे, चीज हमें आवश्यकता पड़ती है, x माने e की पावर x का विस्तार, e की पावर x का विस्तार। तो e की पावर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
और x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 और इसी प्रकार चलता जाएगा, रुकने का नाम नहीं हो लेगा। ये तो सेम इसी प्रकार का है। टीचर पूछते हैं क्वेश्चन कि गुरुजी एक ट्रैक्टर इतने में इतना किलोमीटर जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो बच्चे भी जवाब इससे पूछते गुरुजी ट्रैक्टर कौन सा था, बोले महिंद्रा, तो बोले चलता ही जाएगा। इसी प्रकार ही चलता ही जाएगा, इंड होने का कोई नाम नहीं लेगा। इस प्रकार इसी प्रकार यदि माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स लिखा है वो माइनस एक्स, तो क्या दिक्कत है, बस यहाँ माइनस एक्स आएगा लेकिन यही प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल और प्लस माइनस कवर करोगे तो आएगा प्लस बाई फैक्टोरियल 2। ये जो विषम वाला होगा वो सब के सब माइनस हो जाएंगे और सम वाले किस में आएंगे बेटा, प्लस में आएंगे। बस हम आगे ज्यादा नहीं बताएंगे, ऐसे फिर हम दोनों को जोड़ के और भी फॉर्मूले बनते हैं, घटाने पर दूसरा फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इन सब की हमें अभी आवश्यकता नहीं पड़ी, वो मैथ में जब मिलेगी तो आप पढ़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, आपने सारणिक है जिसमें हमें वेक्टर है, कक्षा 11 में वेक्टर उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो जरा देखिए सारणी, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट। सारणी डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट क्या होती है, इसमें क्या होता है हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, या तो इससे हम क्या करते हैं समीकरण को हल करते हैं, या इक्वेशंस दिए रहेंगे उनको विस्तार करके आंसर निकालना पड़ता है। तो इसकी दो प्रकार की कोटि होती है। क्रम इनका क्या होता है, कोटि इसकी द्वितीय कोटि होती है, तृतीय कोटि होती है, चतुर्थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो सारणिक होती है वह हमेशा वर्ग के रूप में होता है। जितने क्षैतिज दिशा में और रो कॉलम होंगे, जितने आपके क्षैतिज दिशा में नंबर्स होंगे उतना ही आपके क्षैतिज दिशा में उतने ही आपके ऊर्ध्वाधर होंगे। अर्थात रो और कॉलम में नंबर्स की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हमेशा जो डिटरमिनेंट्स होता है ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म होता है। किस रूप होता है, स्क्वायर रूप। स्क्वायर रूप जैसे ABCD मान लिया, क्या देखो स्क्वायर रूट हो गया, और इसको लिखते कितने, दो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा में लिखा जाता है। इसका कोटि कितना होगा, इसका जो ऑर्डर होगा ये 2 ऑर्डर का है, क्योंकि रो भी 2 है और 2 कॉलम है। इसको बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पंक्ति, रो कहा जाता है। और ये रो 1 हो गया, और इसको क्या कहें R2। इसको कहते हैं कॉलम, COLOUM, कॉलम। कॉलम पहला कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, और कॉलम दूसरा कहलाएगा। तो 2 कॉलम हुए, इसमें 2 पंक्तियां होंगी, ये 2 बाई 2 का है। इसी प्रकार और भी जो इच्छा करे ABCDEFGHI, इसमें कुछ भी नंबर मान सकते हैं, इसमें पैसा हमें लगना नहीं है। अब देखो कितना, कौन सी पंक्ति, इसको कहेंगे R1, ये दूसरी पंक्ति कहलाएंगे R2, तीसरी कहलाएगी R3, ठीक। और इसको कहेंगे कॉलम नंबर 1, इसको कहेंगे कॉलम नंबर 2, इसको कहेंगे कॉलम नंबर 3। बेटा इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति, रो जिसको पंक्ति कहेंगे, और कॉलम को कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ कहा जाता है। तो 3 स्तंभ हो गए, और 3 क्या होगा, रो हो गया, पंक्ति होगी। कुल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 3 गुणे 3 9 कहलाएगा। अब इसमें हमें विस्तार पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, विस्तार। तो देखो A का विस्तार करेंगे, इसकी हमें वेक्टर में आवश्यकता है, A क्रॉस B निकालती समय आवश्यकता है, टॉर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर भी हमें आवश्यकता पड़ती है, R क्रॉस P से निकालना पड़ता है टॉर्क को, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार आप देखेंगे अल्फा निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा क्रॉस R प्राप्त होगा आपको। बहुत ढेर सारे फॉर्मूले आपके मिलेंगे। और इसी प्रकार आपको बला गुण टॉर्क निकालना है, तो R क्रॉस F पढ़ा होगा आपने, देखा होगा। तो R और F का क्या करना पड़ेगा, गुणा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सारणिक विधि से हम हल करते हैं और बहुत इजी ढंग से आंसर निकल भी जाता है। तो देखिए जरा कैसे भी, इसको रो कॉलम को बेटा बंद कर लो पहले, ठीक। रो कॉलम को जब हम बंद कर लेंगे तो जो बचेगा उसको लिख दिया जाएगा। तो बंद करो जरा, कितना आया, तो E बचा, H बचा, F बचा, I, बस। इसके बाद यहाँ चिन्ह लगाते माइनस का। माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं अभी हम आपको सिखा देंगे, एकदम टेक्निक है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। अभी आप जानो प्लस माइनस चलता जाएगा। चलिए माइनस B देखो, इसको बंद करो तो क्या बचा, D और G बचा। देखो ढकने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको दिमाग में ढको, इसको बंद करो। चलो हम ढक के दिखा दे रहे। अब क्या बचा, D और G बचा, और यहाँ पर F और I बचा। यहाँ पर C को दिमाग में ढको, दिखाने की आवश्यकता ना पड़े। तो क्या बचा, DG बचा, और यहाँ E और H बचा। हमने अभी आपको वादा किया कि आखिर प्लस माइनस आता कैसे, इसका टेक्निक होता है, ट्रिक क्या है इसकी, प्लस माइनस। बहुत सिंपल, कुछ है नहीं इसमें,
नियम होता है -1 की पावर आर प्लस सी। आर मतलब होता रो, आर का मतलब होता रो, आर मतलब रो, और सी का मतलब कॉलम। बस बहुत सिंपल। अब देखिए जब पहला एलिमेंट है, जब पहला है तो क्या होगा, रो भी पहला कॉलम भी पहला, इसलिए क्या आएगा पहले में प्रथम के लिए A1, ए के लिए क्या आएगा, ए के लिए आप देखेंगे कौन सा चिन्ह होगा, ए के लिए चिन्ह प्राप्त होगा, साइन होगा -1 की पावर 1 + 1। तो समझ गए होंगे आप। तो क्या इसको +1 कह सकते हैं, इसीलिए हमने प्लस लिखा। इसके बाद बी के बाद देखिए बी का चिन्ह क्या होगा, बी के लिए चिन्ह क्या होगा, बी के लिए जो चिन्ह होगा -1 की पावर, देखो ना रो तो पहली है लेकिन पंक्ति कॉलम कौन सा है, दूसरा। रो पहला है लेकिन कॉलम कौन सा, दूसरा, इसलिए क्या एक विषम संख्या है और विषम में क्या है माइनस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इससे माइनस लिखा। अगले में फिर सम आएगा, क्यों, रो तो पहला है लेकिन कॉलम कौन सा, तीसरा, तो 1 + 3 4 आएगा। क्या ये सम संख्या है, जब सम संख्या है तो क्या आएगा आपका, प्लस में आएगा। तो सी का चिन्ह आप समझ गए, सी के लिए चिन्ह क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3, और ए है सम संख्या, -1 की पावर 4 आप समझ गए होंगे, सम है इसलिए क्या होगा +1, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा चीजें। तो उम्मीद है आपसे कोई पूछेगा रट डाल, तो रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, एकदम बेटा कंसेप्ट है, मैथ का कंसेप्ट है, क्योंकि हम फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ाते हैं, नीट और जेई। और ये कंसेप्ट आज के नहीं पढ़ा रहे, आपको 92-93 से पढ़ा रहा। 96 के मेरे 2 स्टूडेंट थे, आज इस समय KGMC में हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। फीस उनका बहुत ही कमजोर था, बोले सर इसे पढ़ा दीजिए। मैंने कि बेटा तुम 100% पास होगा, नीट में, नीट तो नहीं होता पर CPMT होता था। तो आपको मान नाम तो उनका मैं बता रहा हूँ, एक होता राकेश यादव, इस समय आपका KGMC में है, और अमृतलाल यादव जो आपके यहीं पर इस समय है प्रतापगढ़ में, वो CMO है, और ये आपके वहाँ पर बहुत बड़े सर्जन भी बन गए हैं, डेंटिस्ट हैं, और साथ में इनका उनकी बहुत बड़ा अस्पताल भी उन्होंने वहाँ खोल लिया। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब बहुत 96 का बैच था ही मेरा पहला बैच 96 का था, लेकिन ये सब कल से मैंने डिटेल्स उनको पढ़ा दी, उसी समय से आता मेरे को तक, लेकिन सही हो गया सर, आगे ऐसा मौका नहीं मिल पाया। अब आप पढ़िए ध्यान से, उसका यूज करिए। तो ये था सारणी जिसका हम आपको यूज बताएंगे आगे। अब हम आपको इसके बाद ले सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसका भी हमें नीट में उपयोग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें केवल हमें एक फॉर्मूला के आश्रित त्रिभुज का सूत्र निकालना पड़ता है, और बस एक आश्रित 2 बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सपोज करो x अक्ष है, y अक्ष है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम P मान लिया, x1 y1 लिख देंगे, और एक पॉइंट यहाँ मान लिया, इसका नाम Q हो गया, x2 y2। तो इनके बीच की दूरी का जो सूत्र बनेगा d = कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का अंडर। बेटा इसको याद तो करते, लेकिन क्यों आता है, देखिए कुछ रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। देखो जरा मैथमेटिक्स आप जानते हैं, a कोऑर्डिनेट कहलाएगा x1, और इसका नाम होगा कितना, x2 कहलाएगा। तो जरा देखें, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसका नाम होगा x2 - x1, और ये जो डिस्टेंस होगी y2 - y1। तो इसको हम कहते हैं d मानते, जो आप मानना चाहें। जरा देखिए क्या बोले, समकोण त्रिभुज है, x y तरह समकोण हो गए। जब समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो वहीं से आता है, रखने की आवश्यकता नहीं। देखो लंब का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसी को अंडर लगा दिया। तो लेकिन हमें सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हमें इसकी आवश्यकता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन देखिए जरा, 3 डायमेंशन, यदि 3 डायमेंशन x y z 3 होगा, तो पहले क्या होगा, इसका प्रोडक्ट कुछ है नहीं है, बस क्या करना, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, और प्लस कितना बड़ा, z2 - z1 का स्क्वायर। ये 3 डायमेंशन इसलिए आ गया, सूत्र वही है, फॉर्मूला यही है आपके सामने, 3 डायमेंशन के लिए है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगी। जैसे सपोज करो बेटा, देखो जैसे आपने देखा होगा जैसे आपने देखा होगा, देखिए इसके बाद आपको हम बताएंगे इसी में 3 डायमेंशन में क्या है। जरा देखिए, इसमें x y z तीनों जो हमने बताया था कि होंगे। तो सबसे पहले वास्तव में 3D फिगर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है।
जैसे ए आपका एक्स यहाँ समझने की कोशिश करिए, ए एक्स एक्सिस है, वाई है, और जेड जो होगा बेटा इसके बाहर होगा, जेड आपका ऐसे होगा। अब चूंकि इसको चित्र बनाना कठिन काम है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक चल लो। लीजिए आपने इसको मान लिया, सपोज कर इसका ओ बी नाम डाल दिया, और ये आपका ये है। तो ये आपका जो R1 प्राप्त होगा, क्या वास्तव में एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, बोलो, ये होगा अंडरवुड, ये आपका R1 निकाल के। लेकिन क्या जो हमारा सी पॉइंट है, पॉइंट पी, क्या यहाँ पर है, इसके लिए 90 का कोण बनेगा। देखिए बेटा दिख रहा नहीं रहा, लेकिन वास्तव में कोण कितना है, ये 90 है। इसको वैसे नहीं बना सकता, मैं ऐसे बनाया तो गुरु जी 90 का है तो 120 दिख रहा है, 140 दिख रहा है, ये बेकार, ये 3 डायमेंशन बेकार। जेड अक्ष आपका वास्तव में हम ऐसे दिखाएंगे, लीजिए, लेकिन जेड यहाँ है नहीं है, जेड वास्तव में इस प्रकार का है। तो जब जेड इधर है तो ये जेड यहाँ होगा। अब देखो ये फिर 90 का कोण बन गया, तो एक भुजा आपकी कितना, एक्स का प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी कितनी, जेड स्क्वायर। तो अंडरवुड के अंदर आए कितना दूरी, ये जो दूरी आर प्राप्त होगी ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। वही फिगर हमने यहाँ बनाने की कोशिश किया और आपके सामने दिखाया। तो जरा देखिए, जो आज चित्र में देखिए, समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कितना है, ओ ए बी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में जरा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, ओ ए स्क्वायर प्लस कितना, ए बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये मतलब एक्स वाई का मतलब ये डिस्टेंस कितनी होती है, एक्स आप जानते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है, वाई होती है। तो ये आपका हो गया आपका ओ बी स्क्वायर। अब सुनिए यहाँ पुनः देखिए बेटा, देखा है नहीं दे रहा, लेकिन वास्तव में कोण कितना, 90 का एंगल कितना है, 90 का, ये नहीं है 90 का, ये है, लेकिन देखने में 90 लग नहीं रहा है। ये वास्तव में एक्स ऐसे है, इसके ऊपर जेड है, जैसे हमारा एक्स वाई तल है, इसके ऊपर जेड है। तो पॉइंट हमें मिल गया, अब जेड ऊपर है तो क्या होगा, ये वाला कोण निकालना है। तो अब कोण कितना होगा, अतः बिंदु पी की दूरी मूल बिंदु से, मूल बिंदु से पी की दूरी कितना हो रहा है यहाँ पर, ओपी। तो ओपी स्क्वायर जो होगा वह होगा कितना होगा आपका, ओबी स्क्वायर प्लस कितना, बीपी स्क्वायर। अब ओपी तो आपको आर स्क्वायर माना, और इसको हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर, और प्लस बीपी का वैल्यू है जेड, तो जेड स्क्वायर। जरा देखो क्या आर की वैल्यू वही आ गई अंडरवुड के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ये आर की वैल्यू 3D में होती है। यदि अलग अलग पॉइंट से सपोज करें x1 से p से q जाना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ तो मूल बिंदु था, तो इसे 0 0 घटाएं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वैसे 2 पॉइंट्स होते तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो पीछे लिखा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर लिखा गया। तो ये पीछे हमने दिखा दिया था आपको। अब हमें 2-3 फार्मूला बहुत ही जरूरत है, जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही सरल हो जाएगा। उन फार्मूलों को जरा देख ले आप लोग। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर जो बेसिक फार्मूला भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर भी हमें आवश्यकता पड़ती है हमेशा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक आवश्यकता पड़ती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखने में छोटा लेकिन बहुत ही काम का फार्मूला है, इससे भी कैलकुलेशन बहुत इजी ढंग से होते हैं। एक हम आवश्यकता करते फार्मूला के a माइनस बी निकालना होगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। वास्तव में कोई ज्यादा फार्मूला नहीं है, इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो आपका ये प्राप्त होगा। a माइनस बी निकालना है तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व करें तो आपका ये बन जाएगा। दिमाग लगाइए, 4ab यहाँ पर प्लस 2ab, तो हल करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात a माइनस बी का अंडरवुड। इसी प्रकार यदि हमें a प्लस बी निकालना है तो भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है फार्मूलों की, और 4ab कर लेते। बस इनकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसका भी यूज करिए। और हम एक और यूज करते हैं, जिसको होते हैं योग अंतर नियम। योग अंतर का नियम होता है जिसको होता है कंपोडेंडो डिवाइडेंडो रूल। क्या है बेटा, बहुत नाम तो बहुत लंबा है, कंपोडेंडो डिवाइडेंडो रूल। ये बहुत ही, इससे भी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, जैसे कहीं लिखा है a प्लस बी बाई सी प्लस डी, कहीं ऐसे लंबा चौड़ा लिखा है जो भी हो, तो पहले हम बता दें, रुक जाओ, सिंपल फॉर्म बता, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसको यदि हम a प्लस बी बाई a माइनस बी लिखते हैं, c प्लस डी बाई सी माइनस डी लिखते हैं, तब पर भी हल करने पर वही आंसर आता है। जैसे आपको डाउट हो
जैसे लिखा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा 3/6, चेक करो या ठीक है। तो जरा देखिए बेटा, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 1 + 2 बाई कितना 1 - 2 इज इक्वल टू 3 + 6/3 - 6। तो 3 सॉल्व करके देखें वही आएगा। देखो यहाँ हल करने पर कितना आएगा, ए आ गया कितना बेटा -3, इधर भी देखो जरा ए आएगा 6 3 9, 3 से भाग देते ए भी -3, क्या वही आंसर आया। तो आप देखें आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसे इसका भी यूज काफी हद तक करते हैं। कई जगह ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी ढंग से इससे आपकी हल हो जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपको समाकलन तथा अवकलन, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। और हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आपको ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद होगा। आज तक आपने ऐसी भयंकर धुआंधार ट्रिक कभी सुनी ही नहीं होगी। वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप सब लोग उसको देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।